हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग मैपिंग सीखेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि जो ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें हम लोग मैप के बारे में समझते हैं। जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया और साउथ अमेरिका हो गया, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। और जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो भी मैप पे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि आप इसमें समझ सकते हैं जो क्वेश्चन आते हैं लोकेशन से रिलेटेड। जैसे कि कोई लोकेशन है आपका मैप पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। और आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, तो रिसोर्सेज से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपका कोई भी जो रिसोर्स है वो कहाँ पे पाया जाता है, ज़्यादा या कम। जैसे कि आपका चांदी हो गया और सोना हो गया, और जो भी खनिज पाए जाते हैं, यानी कि आपके जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं वर्ल्ड मिनरल ज्योग्राफी पे। और उसके बाद एक सेक्शन आता है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर से भी इसमें वर्ल्ड मिनरल ज्योग्राफी में एक सेक्शन रहता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, गिने चुने क्वेश्चन आते हैं इससे। जैसे कि आपका प्रोडक्शन कहाँ पे किसका ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आपका गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया। तो इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एक आपका आता है कि जैसे एक स्ट्रेट, कोई भी स्ट्रेट होते हैं, यानी कि जल संधियाँ जो होती हैं, तो स्ट्रेट से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें जैसे कि आपका इकोनॉमिक जो कंडीशन होता है इसमें, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो उद्योग वहाँ पे पाए जाते हैं वर्ल्ड में, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। और आपसे इसमें जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन बनते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में आपका चांदी कहाँ पे पाया जाता है, और नॉर्थ अमेरिका में जैसे कि आयरन ओर कहाँ पे पाया जाता है। और उसके बाद ऐसे ही चुकिकमाटा किस लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिनके जवाब जो ये मेरी सीरीज है वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग का, उसके थ्रू हम लोग अच्छे तरीके से सीख लेंगे और समझ लेंगे। और मैप के माध्यम से, यानी मैप के द्वारा हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि उससे कोई भी क्वेश्चन जो आए वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो सारे आपके आसानी से सॉल्व हो जाएं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, जो कि हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा मैप क्या है, वर्ल्ड का मैप क्या है। जैसे कि हमारी पृथ्वी गोल है, गोल होने की वजह से जैसे कि जो मैप है उसको हम लोग दो विमीय, यानी कि जो टू डायमेंशनल फिगर है, उसको इस तरीके से मेंशन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं मैप पे इस तरीके से आकार दिखाई पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे 7 महाद्वीप हैं हमारे विश्व में। उसके बाद इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि एरिया वाइज इनका क्या क्रम है लाइन से। जैसे आप इसको सबसे ज़्यादा किसका एरिया है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। उसके बाद इसी में एरिया में ही क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि जो परसेंटेज से रिलेटेड रहता है। तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको बताना रहता है कि परसेंटेज वाइज कि कितना किसका एरिया है पूरे वर्ल्ड में। जैसे अगर 100% मान लें, तो अगर एशिया की बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, तो एशिया कितना परसेंट है हमारे पूरे विश्व का। उसी तरीके से यूरोप कितना है, आपका ये यूरोप है। उसके बाद ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और ये आपका है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और उसके बाद ये है आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद आपका एक बचता है अंटार्कटिका। तो कुल मिला के आपके जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको हम लोग चलिए क्रम से जान लेते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, और परसेंटेज वाइज हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें, तो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। और इसके अगर एरिया की बात करें, तो इसमें 29.5% एरिया देखा जाता है। और हो सकता है ये कुछ जो परसेंटेज हैं वो आपको थोड़े बहुत चेंज दिखाई पड़े, लेकिन जो रेफरेंस मैं ले रहा हूँ वो एक बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है, जिसका रेफरेंस आपका एग्जाम्स में दिया जाता है, यूपीएससी में और बाकी चीज़ों में। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एशिया फर्स्ट है आपका। और सेकंड नंबर पे आपका आता है अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपका आता है सेकंड नंबर पे। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आपका है वो नॉर्थ अमेरिका आता है। उसके बाद फोर्थ नंबर की बात करें, तो आपका साउथ अमेरिका। उसके बाद अगर फिफ्थ की बात करें, तो ये जो आपका अंटार्कटिका है, जो साउथ साइड में आपको दिख रहा है,
तो वो आपका हो जाता है। उसके बाद आपका यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये आपका 6th कॉन्टिनेंट है। और उसके बाद जो 7th, जो सबसे छोटा आपका महाद्वीप है, वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो आप जो ये क्रम है उसको आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो हो जाएगा एशिया, उसके बाद हो जाएगा आपका अफ्रीका, उसके बाद आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका, उसके बाद आपका हो जाएगा अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिला के इनका क्रम जो है वो इस तरीके से रहेगा। अब हम परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एशिया में देख लिया था कि 29.5% है। अफ्रीका की बात करें तो ये आपका 20% है। तो ये 20% हो गया आपका। जो एरिया कवर करता है ये 20% करता है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका, जो कि हमेशा भौकाल में रहता है, तो अगर उसकी बात करें तो ये हो गया आपका 16.3%। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब साउथ अमेरिका की बात बात करते हैं, जहाँ पे आपका ये ब्राज़ील है। जो आप यहाँ पे इतने ज़्यादा वन पाए जाते हैं जिसके वजह से इसे विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। ठीक है, वनों की वजह से ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है, या फिर जो पेड़ों की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो पाती है, जिसके वजह से जो ह्यूमन है वो यहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं, उनको जीवन संभव हो पाता है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, तो बाद में समझ जाएंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग है और ये सारी चीज़ें हैं वो इसी वजह से आजकल हो रही हैं। तो इसको ध्यान देना चाहिए। तो जो इसका परसेंटेज है साउथ अमेरिका, अगर इसके एरिया के परसेंटेज की बात करें तो ये 11.8% है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर फिफ्थ कॉन्टिनेंट की बात करें, जो है फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, उसकी बात करें तो ये 9.6 इसका एरिया कवर करता है वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद यूरोप के परसेंटेज की बात करें, लैंड एरिया परसेंटेज की, तो ये है 6.5%। ठीक है, और उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये है इसका 5.2%। ये ऑस्ट्रेलिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये देश भी है, महाद्वीप भी है, और यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट्स भी पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल एक कॉन्टिनेंट है। तो अभी सब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मछली बन के हम लोग घूमेंगे भी पूरे महासागरों में, इसके आउटर बाउंड्री पे भी घूमेंगे, और इसके बारे में सब चीज़ें समझेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब लगे हाथ हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि मछली बनना है तो उसके लिए पानी भी होना चाहिए। तो ये है आपका इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, जो ऊपर का साइड है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये जो है ऊपर का साइड है, ये है आपका आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक आप हिंदी में, या फिर आर्कटिक इंग्लिश में, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, उसके बाद आपका ये पैसिफिक ओशियन हो गया, ओशियन। और यहाँ पे भी ये, जैसे कि ये राउंड है पृथ्वी ना, तो अगर हम ये इस वाले हिस्से को अगर ये यहाँ पे देखें, ये इस तरफ, इस वाले से ये कनेक्ट होगा। तो जो आपका यहाँ पे ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, वही आपका पैसिफिक ओशियन यहाँ पे भी है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो आपका ये पैसिफिक ओशियन हो गया, अंटार्कटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, और पैसिफिक ओशियन यहाँ इस साइड पे भी हो गया। यानी कि कुल मिला के पैसिफिक ओशियन दो बार है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसिफिक ओशियन अलग अलग है, दोनों दोनों एक ही हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन हो गया, जहाँ पे हमारा प्यारा भारत देश भी आपको ऊपर दिख रहा है, और श्रीलंका भी दिख रहा है। वो कवर है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो इससे कवर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हैं आपका साउदर्न जो ओशियन है वो यहाँ पे, यानी दक्षिणी महासागर, तो ये भी पाया जाता है। तो कुल मिला के 5 महासागर हैं, और आपके 7 महाद्वीप हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा। और परसेंटेज वाइज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें कितने कितने परसेंट पाई जा रही हैं। तो अब चलते हैं आगे। ऐसे ही मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और आगे समझेंगे, और मछली बन के तैरेंगे, और सारे विश्व का भ्रमण हम यहीं से कर लेंगे, यहाँ से ही एक हम लोग मज़ेदार कैंपेन कर लेंगे। हर देशों का, हर कंट्रीज़ का हम लोग वहाँ पे तो अगर नहीं जा सकते हैं तो हम लोग मैप के माध्यम से तो घूम सकते हैं। तो चलिए घूमते हैं हम लोग सारे मैप। जो हमारे मरुस्थल पाए जाते हैं विश्व में, उनसे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, कि जैसे कि कौन से डिजिट कहाँ पाए जाते हैं, किस जगह पे, और देशों से रिलेटेड उनके क्वेश्चन बनते हैं। डेजर्ट किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो चलिए डेजर्ट के बारे में हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो विश्व में जो डेजर्ट पाए जाते हैं उनके लिए अगर हम एक डिफिनीशन की बात करें, तो जहाँ पे जो वर्षा होती है वो 10 इंच या
25 सेंटीमीटर से कम होती है वार्षिक वर्षा, यानी कि अगर वर्ष भर में, यानी कि एक ईयर में आपका जो वर्षा है वो 10 इंच या फिर 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वह डेजर्ट हो जाता है, यानी डेजर्ट इलाका पाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेजर्ट से आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि पूरा धूल ही धूल जमा होगा, कुछ वो बालू पूरा भरा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी। तो ऐसा नहीं है। ये नहीं कि गजनी वाले मूवी में जो एक गाना चल रहा है कि हाँ सभी लोग वहाँ पे बालू में चल रहे हैं, या फिर कोई मूवी जो आ गई जिसमें वो क्या बोलते हैं, जो आपका कैमल है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग अपना सर पे बांध के चल रहे हैं कि हाँ बालू ना उनके घुस जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में आ रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों को ही डेजर्ट कहा जाए। आपके पोलर एरियाज में भी जो होते हैं वो भी डेजर्ट के कैटेगरी में आते हैं, यानी जो ठंडे मरुस्थल होते हैं। तो इनको इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ मरुस्थल एक गर्म इलाके ही में ही नहीं पाए जाते हैं, आपके पोलर एरियाज में भी पाए जाते हैं और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी पाए जाते हैं। तो इसमें 4 टाइप के मरुस्थल देखे जाते हैं, जिसमें आपका एक पहला होता है जो कि समझ लेते हैं, पोलर। दूसरा होता है आपका सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल पोलर को कह सकते हैं ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीय। और सब ट्रॉपिकल आपका हो गया उपोष्ण, कटिबंधीय, ठीक है। और उसके बाद आपका एक हो गया कोल्ड, यानी कि शीत मरुस्थल। और उसके बाद आपका लास्ट में होता है कोस्टल, तो आपका तटीय, ठीक है। तो ये सारे आपके डेजर्ट के प्रकार हैं, यानी कि इस इतने प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। इनमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कि जैसे आपका पूछ लेता है कि जैसे कोई भी मरुस्थल, जैसे टकला मकान डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका कंट्री से रिलेटेड आपका पूछ लिया, एक क्वेश्चन बन गया। उसके बाद कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जो ये डेजर्ट है वो किन देशों में नहीं पाया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उसमें से 3 जगहों में वो डेजर्ट पाया जा रहा होगा, चौथा आपको बताना रहेगा कि कौन सा नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा भी बनता है कि ये डेजर्ट जो है आपका कितने एरिया में फैला हुआ है और आपके किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत डीप जा रहा है टॉपिक, लेकिन ये आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो थोड़ा डीप पूछा जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई भी ज़्यादा हो गई है, लोगों को प्लेटफॉर्म ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हम लोगों को भी इस तरीके से तैयारी करनी है कि कोई भी एग्ज़ाम आए तो हम लोग का वो निकल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। तो एक ये हम लोग जान लिए हैं कि कितने प्रकार के आपको मरुस्थल दिखाई पड़ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, आपसे इसमें पूछ लेता है कि लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद आपका इन प्रकारों से पूछ लेता है कि कौन से प्रकार का कौन मरुस्थल है, जैसे कि आपका टकला कौन सा डेजर्ट है, आपका जो ईरानियन डेजर्ट है वो किसका है, और जो सहारा डेजर्ट है वो किस टाइप का है, गोबी डेजर्ट किस टाइप का है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। तो ये भी आप टाइप याद रखिएगा क्वेश्चन का। अब इसको समझने के लिए, जो ये प्रकार हैं उनको समझने के लिए मैं आपको एक बार ग्लोब पे एक बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो जाए समझने में। चलिए इसको हटा देते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। हम लोगों ने एक सर्किल बनाया और ये हमारी पृथ्वी है। उसके बाद एक ये सेंटर में हमारी लाइन गई जो कि इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर हो गई। और उसके बाद 23 डिग्री हमारा हो गया, 23.5 डिग्री हो गया, ठीक है ये। और ये 23 डिग्री एंड हाफ ये हो गया, एंड हाफ। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे हम लोगों ने किया, ये आपका हो गया 66.5, और ये आपका हो गया 66.5 डिग्री। इसमें हम लोग ये जानते हैं कि ये आपका पोल हो गया। तो ये जो एरिया है पूरा, ये आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल, ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय। उसके बाद जो ये आपका इलाका हो जाएगा, ये आपका जो इलाका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि टेम्परेट। टेम्परेट आपका ये इलाका हो जाएगा। उसके बाद जो ये आपका हो जाएगा ये शीत, शीत प्रकार का, या फिर इसको हम कह सकते हैं रिजिड।
जोन, यानी कि जो ठंडा इलाका होता है, यानी शीत मरुस्थल यहाँ पे पाए जाएंगे। और ये आपका होगा पोलर इलाका, पोल, ये पोल हो गया, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे भी आपका शीतोष्ण हो गया, ठीक है, ये शीतोष्ण हो गया, यानी 23.5 डिग्री से लेके आपका 66.5 डिग्री, यानी कि 23.5 से लेके आपका 66.5 तक आपका हो गया शीतोष्ण, ऊपर और नीचे, नॉर्थ एंड साउथ में। और उसके बाद ये ट्रॉपिकल आपको पता चल गया, यहाँ भी आपका हो गया टेम्परेट, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेट हो गया आपका, यहाँ पे पोल हो गया, पोल, और यहाँ पे आपको हो गया शीत, यानी कि फ्रिजिड। तो कुल मिला के आपको मैंने जो बताया है कि पोलर, तो पोलर जो आपका रेगिस्तान पाया जाएगा यानी डेजर्ट पाया जाएगा वो यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, पोलर वाला। और उसके बाद जो आपका है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे उपोष्ण कटिबंधीय, इसकी वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो उपोष्ण कटिबंधीय एक क्षेत्र होता है बीच का, यानी कि जो आपका 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो जगह पाया जाता है, 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, यानी कि वो ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, तो उस बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, यानी जो ट्रांजिशन जोन होता है, उसी जगह पे आपका पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। वहां पे जो डेजर्ट पाए जाएंगे वो उपोष्ण कटिबंधीय डेजर्ट पाए जाएंगे। वैसे ही नीचे भी आपका जो 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र पाया जाता है, वहां पे उस एरिया में आपके सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो कोल्ड आपका डेजर्ट है वो यहाँ पे ही सिर्फ पाए जाएंगे, 23.5 डिग्री से जो 66 डिग्री के बीच में, यानी 66.5 डिग्री के बीच में जो आपके पाए जाते हैं, वो आपके हो जाएंगे कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे पाए जाएंगे। कोल्ड डेजर्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि गोबी डेजर्ट हो गया जो आपका चाइना में पाया जाता है, तो आपका कोल्ड डेजर्ट के अंदर आता है। तो इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं एक ग्लोब पे कि कहाँ पे क्या पाया जा सकता है। आप क्वेश्चन देख के भी बता सकते हैं अगर आपको मैप के बारे में अच्छा ज्ञान हो, यानी अगर मैप के बारे में आपकी अच्छी पकड़ हो, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अच्छा अगर इसकी बात की जा रही है, चाइना की बात की जा रही है, तो वहाँ पे ठंडा इलाका होगा और वहाँ पे हम लोग को पता है कि उस जगह पे कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं एक मैप के माध्यम से कि यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट होगा, गोबी डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें मैप के बारे में पकड़ हो और हमें पता हो कि शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय और ये सारी चीज़ें ट्रॉपिकल, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। तो अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और किस तरीके से कहाँ पे पाए जा रहे हैं। अब चलिए मैप पे भी एक बार देख लेते हैं कि ये सारे मरुस्थल जो इंपॉर्टेंट हैं, जो डेजर्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अब जैसे कि अब देखिए, ये हम लोग को समझने के बाद एक चीज़ ये आसान हो गई, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो कर्क रेखा यानी कि जो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है वो ऐसे समझ लिया जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से गया है, और उसके बाद ये जो इक्वेटर लाइन है वो यहाँ से गई है, ये हमारी यहाँ से, यहाँ से गई है। उसके बाद जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो यहाँ से गया है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो, जैसे कि ये 23.5 डिग्री है, यानी कि 23.5, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 है। तो हमें पता है कि 23.5 के जो आस पास में जो जो बीच में पड़ेगा, 23.5 के ऊपर भी और नीचे भी, वो हो जाएगा सब ट्रॉपिकल, जो आपका डेजर्ट है वो हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया है अभी, जो हम लोगों ने एक ग्लोब के तरीके से देखा है, उसको समझा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई डेजर्ट पाया जा रहा होगा, वो आपका कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। और जो यहाँ पे पाया जाएगा इस जगह पे, वो आपका हो जाएगा पोलर। तो हम लोग आसानी से अगर हम मैप पे पकड़ कर लें, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि किस जगह पे कौन सा डेजर्ट है और उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, यानी किस कैटेगरी में उसको रखा जाएगा, कि पोलर होगा, कि आपका सब ट्रॉपिकल होगा, या फिर आपका टेम्परेट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस तरीके से आसानी से समझ में आ जाएंगी, इस वजह से मैंने क्लियर कर दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर आप मैप को समझ सकते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन से डेजर्ट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, और आसानी से हम लोग को समझ में आ जाए, और ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया होगा। अगर आपसे पूछें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो कौन सा है, जैसे विश्व का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, तो आप कौन सा बताएंगे? जैसे कि आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। तो आप पहले इसको वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद कमेंट में आंसर करिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो मैं चलिए बताता हूँ आपका जो, आप लोग सोच रहे होंगे कि सहारा डेजर्ट है, लेकिन नहीं,
इसी वजह से मैंने एक क्लियर कर दिया है कि सिर्फ आपके गर्म मरुस्थल ही नहीं होते हैं, आपके ठंडे यानी पोलर एरियाज में जो पाए जाते हैं वो भी मरुस्थल होते हैं। तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है आपका, यानी जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो आपका है अंटार्कटिका। और उसके बाद जो दूसरा है वो है आर्कटिक। और तीसरा है आपका सहारा। ये दोनों आपके पोलर डेजर्ट हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, लाइन से अगर पूछा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप इसको लगाइएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि ये आपका ऊपर वाले दो पोलर हो गए, ये नॉन पोलर में अगर पूछा जाएगा तो आपका सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सहारा। उसके बाद अगर टॉप 5 की बात करें तो 3 तो ये हो गए, चौथे की बात करें तो फोर्थ हो जाएगा अरेबियन, अरेबियन डिजर्ट। और उसके बाद हो जाएगा गोबी, गोबी डेजर्ट। अब आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आपका हो जाएगा अरेबियन, एशियाज लार्जेस्ट, एशिया का हो जाएगा लार्जेस्ट। और अगर पूछा जाए जो आपका शीत मरुस्थल सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका हो जाएगा गोबी, ठीक है। तो ये कोल्ड डेजर्ट के बारे में पूछा है सबसे बड़ा, तो आपका ये हो जाएगा। देखिएगा पोलर और कोल्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पोलर भी ठंडा है और कोल्ड भी ठंडा लग रहा है आपको। तो पोलर मतलब ध्रुवीय होता है, कोल्ड मतलब शीत होता है। तो शीत में पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका गोबी हो जाएगा। आपका एशिया में सबसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो आपका अरेबियन हो जाएगा। और नॉन पोलर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो सहारा हो जाएगा। और नॉर्मली पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा है डेजर्ट, उसमें अंटार्कटिका ऑप्शन हो तो आपका अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, और आपको ये जानना बहुत जरूरी था डेजर्ट के बारे में। अब तो गलत नहीं होगा, क्यों दोस्त, बताओ। अब हम लोगों ने नॉर्मली जो चीज़ें समझने लायक होती हैं, जो एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, उस चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, डेजर्ट के बारे में पढ़ लिया है। और इस तरीके से हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सारा डेजर्ट कितने देशों में फैला हुआ है और बाकी चीज़ें। जैसे नॉर्मली मैंने एक अलग से जो कॉन्टिनेंट सीरीज पढ़ाई है उसमें भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन अब मैप पे हम लोग एक अच्छे तरीके से फ्रेश तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसको भी मैं अब अच्छे तरीके से क्लियर पूरा फिर से पढ़ाऊंगा। उसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, और आपको डेफिनेटली मजा आएगा। अगर आप इसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम्स में कभी भी कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मजे करिए, एंजॉय करिए, मूवीज भी देखिए, और साथ में अपने करियर का भी ध्यान रखिए। चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, जो डेजर्ट्स के बारे में रहेगा, उनके डिटेल के बारे में रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।